नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने तलाक को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। 5 जजों के खंडपीठ ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने शक्तियों को प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट किसी पत्नी को बिना फैमिली कोर्ट गए तलाक का मंजूर दे सकता है। इससे पहले कूलिंग पीरियड के लिए 6 से 18 महीने का वक्त ज़रूरी होता था, पर खंडपीठ ने इस नए आदेश के बाद हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ परिवर्तन हो सकता है और कुछ तलाक को लेकर बदलाव हो सकता है। इसी पर आज हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट उसके पहले दिए गए हर इस तरह के फैसले का एक नया आयाम देता है। सुप्रीम कोर्ट इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है और इसके द्वारा दिए गए हर निर्णय निचले जो अदालतें हैं अनुच्छेद 141 के तहत बाइंडिंग नेचर हो गए हैं। ठीक है, निश्चित रूप से सर्वोच्च अदालत ने अगर कोई निर्णय दिया है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस तरीके से हमारे देश में तलाक के मामलों की संख्या बढ़ रही है, जिससे लोअर कोर्ट पर निश्चित रूप से निर्णय उनके फैसलों में गाइड करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वह समझने की बात है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा पावर देता है कि वो न्याय के हित में कोई भी फैसला दे सकती है, हालांकि उसके अंदर अगर कोई भी कानून हो या नहीं हो, ये 142 के अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को पावर है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी न्याय का पूरा करने के लिए कई निर्णय दिए हैं इस एक्ट के तहत, इस आर्टिकल के तहत। जिस जस्टिस एसके कौल के बेंच द्वारा केवल ये व्याख्या की गई है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत पारस्परिक सहमति के आधार पर यानी अनुच्छेद 13B के तहत जो तलाक के लिए 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता था, जैसे कोई भी कपल पहले अगर तलाक के लिए अप्लाई करता है तो उसको 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाता था। 6 महीने का टाइम दिया, 6 महीने से 18 महीने तक का, मैक्सिमम 18 महीने का टाइम दिया जाता था कि वो लोग आपस में अगर शादी को बचा सकते हैं तो अलग रह के साथ में रह के देख सकते हैं और इस शादी को बचाया जा सकता है। तो यही था। तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उसे सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 के तहत ख़त्म कर सकता है। यह निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय है। और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है कि उसमें तलाक की प्रक्रिया को लेकर सेक्शन 13 में जिक्र किया गया है। किसी भी शादी में बंधन में बंधने वाले दंपति इस कानून के अस्तित्व में आने और उसके आने से पहले तलाक लेने के लिए या तो पति और पत्नी में से किसी एक के भी द्वारा याचिका लगाई गई हो, उसे तलाक के निर्णय से ही सुलझाया जाएगा। अनुच्छेद 13(1)(a)(i) में है कि उसमें घरेलू क्रूरता के आधार पर आप याचिका लगा सकते हैं। 13B के तहत आप जो सहमति म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर तलाक के लिए जा सकते हैं। इसमें कई तरह के ग्राउंड पर निर्णय दिया जा सकता है, यानी तलाक लेने के लिए जितने भी तरीकों को हिंदू मैरिज एक्ट में जिक्र किया गया है उसमें किसी भी ग्राउंड पर आप लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगा सकते हैं और लोअर कोर्ट मेरिट के आधार पर तलाक का निर्णय सुना सकता है। अब कोई भी हिंदू तलाक के लिए कोर्ट में याचिका तभी लगा सकता है, उसके कुछ कंडीशन है। जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुच्छेद 14 की प्रक्रिया को पूरा करता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कोई भी दंपति शादी के 1 साल के अंदर तलाक के लिए कोर्ट में याचिका नहीं लगा सकता। एक कंडीशन है कि शादी का 1 साल हो जाना चाहिए, नहीं कि शादी किए और 2 महीना में तलाक की अर्जी लगा दी। तो उसका एक कंडीशन है कि 1 साल हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो कूलिंग पीरियड की व्याख्या की गई है, इसका जिक्र एक्ट के अनुच्छेद 13B सब क्लॉज में है, जिसके अंतर्गत ये लिखा है कि तलाक के लिए लगाई गई याचिका के दिन से 6 महीने से पहले और 18 महीने से अधिक का कूलिंग पीरियड नहीं होगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया। जब ये कानून बनाया गया था तो इस प्रावधान का एक ही उद्देश्य था कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती है वो एक पवित्र रिश्ता है और शादी के बंधन में इतने आसानी से ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। शादी को जितना बचाया जा सकता है बचाना चाहिए। ऐसे ही हो सकता है कि पति पत्नी के बीच बहुत सारी चीज़ों को लेकर सहमति नहीं बने, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बाद में दोनों के बीच दूरियां बनी और समाप्त हो जाए। ऐसे परिस्थिति में कोर्ट अपने तलाक के लिए लगाए गए याचिका को वापस ले सकता है। अगर 6 महीना से 18 महीने के बीच में अगर सब कुछ सहमति बन जाए, अगर दोनों कपल को ऐसा लगे कि नहीं शादी को बचाया सकता है, तो कोर्ट अपनी अर्जी को केस को ख़त्म कर सकता है और उनकी शादी बनी रहेगी। मान लें कि कोई व्यक्ति ने तलाक के लिए कोर्ट में याचिका दी, बाद में दोनों के बीच सुलह हो गया, तो आप अपना याचिका वापस ले सकता है। इस तरह की परिस्थितियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए एक्ट के अंदर
इस तरह की व्याख्या की गई थी। यानी दोनों के बीच में जो मतभेद या मनभेद उसे ख़त्म करने के लिए कानून बनाया गया था। 6 महीने तक दोनों को अलग अलग रहकर सोचने का मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि पहले जब तलाक की याचिका दायर की जाती थी तब कोर्ट में याचिकाकर्ता इस कूलिंग पीरियड को ख़त्म करने के लिए भी याचिका लगाता था। लेकिन जब शादी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए अगर कोई स्कोप नहीं रह जाता था तो इस स्थिति में इस कूलिंग पीरियड पर देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कोर्ट इस तरह के मामले में पहले भी कूलिंग पीरियड को ख़त्म करने की छूट दे दिया करती थी। जैसे कि मान लीजिए कि अब पता चल गया कि दोनों कपल के बीच में इसकी शादी ये नहीं बच सकती थी, तब ये कूलिंग पीरियड ख़त्म किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट लॉ की व्याख्या करती है कि फैक्ट के जो भी व्याख्या की जाती है वो लोअर कोर्ट में किया जाता है। लोअर कोर्ट यानी निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के कानून के व्याख्या से बंधा होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संविधान से बंधा होता है और संवैधानिक कानूनों की व्याख्या करके सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय सुनाता है और वह पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत होता है। लोअर कोर्ट भी पब्लिक पॉलिसी को समझती है, लेकिन ये जो कानून में लिखा गया है उसकी व्याख्या करके निर्णय देते हैं। इसलिए जहाँ तक न्याय देने की बात है तो सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट के पावर को आप एक समान नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का न्याय देने का स्तर काफ़ी ऊंचा है और लोअर कोर्ट उसको फॉलो करती है। लोअर कोर्ट का अलग स्तर है, दोनों का कानून अलग है। लोअर कोर्ट के पास अनुच्छेद 142 का कोई पावर नहीं है, उसके पास 32 अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 यानी मौलिक अधिकारों को हनन होने पर भी न्याय देने का अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद क्या है, 136 है, 132 है, 142 है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत अधिक शक्तियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई कानून बेकार लगता है तो उसे समाप्त करने की भी शक्तियाँ रखता है। इस फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि उसके पास अनुच्छेद 142 के तहत वह किसी भी व्यक्ति को पूरा न्याय दे सकता है। जरूरी नहीं कि उसे लोअर कोर्ट में रेफ़र कर दिया जाए, पर उसके कुछ कंडीशन बताए हैं कोर्ट ने कि ये नहीं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। उसका मेरिट तय किया जाएगा उस केस का। उस केस के पहले कपल को देखा जाएगा उनका कंडीशन क्या है, 1 साल तक शादी हुई है कि नहीं, 1 साल शादी कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद इसके पहले भी कोई केस हुआ है उन दोनों दंपति के बीच में, और बहुत सारा कंडीशन है। उसके आधार पे उसको तय किया जाएगा और फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सामान्यतः होता ये है कि अगर लोअर कोर्ट हाई कोर्ट कोई गलत निर्णय देता है तो उसे रिमांड बैक कर दिया जाता है कि आप फिर से निर्णय करें, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनके फैक्ट्स में नहीं जाना चाहती है। यानी कि अगर फैक्ट्स में कोई गड़बड़ी होगी तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को अप्रिसिएट नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट यह करेगा कि अगर कोई निर्णय कानून समाप्त नहीं हुआ है तो उसमें बदलाव करेगा। लेकिन 142 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने बात कही है वो यही है कि अगर किसी शादी को फिर से पुनर्जीवित होने का कोई स्कोप नहीं बचा, मतलब शादी का कोई बचने का स्कोप नहीं है, तो फिर टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या बनता है। जब दोनों कपल समझ चुके हैं कि कोई कंडीशन नहीं है इस शादी को बचाने का, तो उस मामले में बिना लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट को रेफर किए हुए उससे मिलने वाले कूलिंग पीरियड को ख़त्म करने का अधिकार रखता है, और उसी अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया है। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ इस आर्टिकल अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल, इससे पहले भी 1962 में प्रेमचंद केस में निर्णय दिया गया था। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी कानून में बंधा हुआ नहीं हो, अगर किसी व्यक्ति की न्याय की ज़रूरत है तो वो देंगे, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। इसके बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने सुना होगा, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हुए पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्णय सुनाया था। फिर बाद में केंद्र सरकार ने कोर्ट को एक क्यूरेटिव याचिका लगाई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करने के लिए, लेकिन कोर्ट ने इसे पुनः खारिज कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि इससे सरकार से बंधा हुआ नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद के अंदर दे सकता है। तो इसी अनुच्छेद के अंदर आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अब डायरेक्ट डाइवोर्स दे सकता है दाम्पति का, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है जो उसको फुलफिल करना होगा, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया। तो ये था पूरा मामला। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।